रूम सल्तनत, जिसे कोन्या सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है, उन मध्ययुगीन राज्यों में से एक थी जिसकी विरासत असाधारण रूप से दूरगामी और स्थायी सिद्ध हुई। यह उन भूमि पर उभरा जो सदियों तक पूर्वी रोमन साम्राज्य का हृदय रही थी। इसी कारण इसका नाम रूम पड़ा, जिसका अर्थ है रोमनों का देश। इसने अनातोलिया के तुर्कीकरण और इस्लामीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान एक अनूठा सांस्कृतिक और जातीय समन्वय उभरा, जिसने तुर्की के भविष्य के स्वरूप को आकार दिया, और वे सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आधारशिलाएं रखीं, जिन पर बाद में उस्मानी साम्राज्य का उदय हुआ। कोन्या सल्तनत का उदय किसी योजनाबद्ध विजय का परिणाम नहीं था, बल्कि कई ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के संगम से हुआ था। बीजांटियम की कमजोरी, सेल्जुक साम्राज्य के भीतर राजवंशीय संघर्ष और पश्चिम की ओर बढ़ते तुर्की जनजातियों का प्रवासी दबाव। एशिया माइनर पर सेल्जुक विजय का निर्णायक मोड़ उस समय आया जब 1071 में मंजिकर्त की लड़ाई हुई। बाइजेंटाइन सेना की पराजय और सम्राट रोमानोस चतुर्थ डायोजेनेस की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप बाइजेंटाइन साम्राज्य ने अनातोलिया के अधिकांश हिस्सों पर अपना सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण खो दिया। बाइजेंटियम में छिड़े भीषण गृहयुद्ध ने कॉन्स्टेंटिनोपल के सिंहासन के विभिन्न दावेदारों को मजबूर कर दिया कि वे तुर्की सैन्य दलों को भाड़े के सैनिकों के रूप में भर्ती करें, जिससे उनकी उपस्थिति वैध हो गई और उन्हें एशिया माइनर में अपनी जड़ें जमाने का अवसर मिल गया। इसी समय सेल्जुक साम्राज्य, जो मंजिकर्त के विजेता अल्प अरसलान और उनके पुत्र मलिक शाह के शासन में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, भी आंतरिक कलह से जूझ रहा था। सल्तनत ए रूम के संस्थापक सुलेमान सल्जुक वंश की एक सहायक शाखा से संबंध रखते थे। उसके पिता कुतलमिश ने अल्प अरसलान के सिंहासन के अधिकार को चुनौती दी थी और उसी संघर्ष में मारे गए। ईरान में सत्ता की कोई संभावना न होने के कारण और अपमानित राजकुमार के रूप में सुलेमान ने अनातोलिया में उमड़ती तुर्की टुकड़ियों की कमान संभाल ली। पहले एक बीजांटिन भाड़े के सैनिक के रूप में और बाद में एक स्वतंत्र सेनापति के रूप में कार्य करते हुए सुलेमान ने 1077 तक नाइसिया पर कब्जा कर लिया था, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल के बिल्कुल पास स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नगर था। उसने स्वयं को सुल्तान ए रूम घोषित किया और अपने विजय अभियानों को वैध ठहराने के लिए इस्फहान में महान सेल्जुक शासकों की सर्वोच्चता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। अपना नाम हमारे वीरता सभागार में सम्मानितों में अंकित करें। सल्तनत के अस्तित्व के पहले कुछ दशक अपने आप को एक नए देश में स्थापित करने के संघर्ष का समय थे। राज्य के संस्थापक सुलेमान की मृत्यु उस समय हो गई जब वे अपने राज्य का विस्तार पूर्व की ओर सीरिया में करने का प्रयास कर रहे थे, जहां उनकी टक्कर महान सेल्जुक सुल्तान मलिक शाह के भाई तुथुश की सेना से हुई। उसके पुत्र किलिज अरसलान प्रथम को एक नए शत्रु का सामना करना पड़ा। 1096 में पहली क्रूसेड सुल्तान के क्षेत्र पर आ गई। फ्रैंकों की शक्ति को कम आंकते हुए और उन्हें बीजांटिन सेवा में एक और भाड़े की सेना समझते हुए किलिज अरसलान प्रथम को करारी हार का सामना करना पड़ा। सन 1097 में क्रूसेडर और बाइजेंटाइन ने नाइसिया को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। समुद्री तटीय क्षेत्रों और अपनी राजधानी खो देने के बाद सेल्जुक लोग मजबूर हो गए कि वे अनातोलियन पठार में पीछे हट जाएं। उसी समय 12वीं सदी की शुरुआत में राजधानी को कोन्या स्थानांतरित कर दिया गया, एक ऐसा नगर जो बीजांटिन समुद्री मार्गों और क्रूसेडरों की सेनाओं से बहुत दूर था। सन 1192 में मलिक शाह की मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों के बीच सेल्जुक साम्राज्य में गृहयुद्ध छिड़ गया। इस अवधि के दौरान किरमान, खुरासान और रोम जैसी क्षेत्रीय सल्तनतें व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र राज्यों में बदल गईं। रोम के सुल्तानों ने अपने शासन को वैधता देने के लिए महान सल्जूक वंश के साथ अपने रिश्ते पर जोर दिया, लेकिन व्यवहार में वे अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। किलिज अरसलान प्रथम ने लगभग पूरे मध्य अनातोलिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उत्तरी मेसोपोटामिया पर भी कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन मलिक शाह के एक पुत्र की सेना के साथ संघर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। कोन्या सल्तनत की स्थिति पूरी तरह से स्थिर केवल उसके पुत्र मसूद प्रथम के शासनकाल में 12वीं सदी के पहले भाग में हुई। मसूद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए अशांति के दौर में व्यवस्था बहाल की,
द्वितीय धर्म युद्ध के हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया और कोन्या में शहरीकरण तथा निर्माण का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसने उसके भविष्य के उत्कर्ष की नींव रखी। इस प्रक्रिया को 12वीं सदी के मध्य में सेल्जुक साम्राज्य के अंतिम पतन ने और भी गति दी, जिसे पूरब से एक काराखिताई ने गिरा दिया था। 12वीं सदी के मध्य से 13वीं सदी के मध्य तक का समय कोन्या सल्तनत का स्वर्ण युग बन गया। राज्य ने न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि वह क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी उभरा, जहां समृद्ध व्यापार और उच्च संस्कृति का केंद्र विकसित हुआ। इस युग की प्रमुख सैन्य विजय मिरियोकेफालोन की लड़ाई थी, जो 1176 में हुई थी। किलिज अरसलान द्वितीय मसूद प्रथम के पुत्र ने बीजांटिन सम्राट मैनुएल कोमनेनोस की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। अगर मंजिकेर्त ने अनातोलिया के द्वार तुर्कों के लिए खोल दिए थे, तो मिरियोकेफालोन ने अंततः बीजेंटियम की उन क्षेत्रों को फिर से हासिल करने की सारी आशाओं को दफना दिया। उस क्षण से एशिया माइनर में शक्ति का संतुलन सदा के लिए सेल्जुकों के पक्ष में झुक गया। सल्तनत अपनी सर्वोच्च शक्ति पर अलाउद्दीन कैकुबाद प्रथम के शासनकाल में पहुंची। यह सुल्तान एक उत्कृष्ट निर्माता और कुशल राजनयिक था। उनके शासनकाल में प्रमुख बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया गया, काला सागर पर सिनोप और भूमध्य सागर पर अलान्या, जिसे उनके सम्मान में यह नाम दिया गया। इन बंदरगाहों पर नियंत्रण ने सल्तनत को एक स्थलीय राज्य से समुद्री व्यापारिक शक्ति में बदल दिया। यही कायकुबाद प्रथम के शासनकाल में था, जब प्रसिद्ध सरायों का जाल स्थापित किया गया। भव्य और सुदृढ़ सराय, जिन्हें एक दिन की यात्रा की दूरी पर बनाया गया था। इस व्यवस्था ने कारवां की सुरक्षा सुनिश्चित की और ईरान, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच पारगमन व्यापार को प्रोत्साहित किया। कोन्या, सिवास और कायसेरी शिल्पकला और विद्या के समृद्ध केंद्र बन गए। इस काल में सांस्कृतिक जीवन ने अद्भुत उन्नति का अनुभव किया। रम सुल्तानों ने, यद्यपि वे मूलतः तुर्क थे, फारसी संस्कृति को संरक्षण दिया, जिसे इस्लामी जगत में परिष्कार का मानक माना जाता था। फारसी दरबार की भाषा थी और कविता की भी भाषा थी। इसी समय कोन्या में महान सूफी कवि और विचारक जलालुद्दीन रूमी रहते और कार्य करते थे, जिनकी शिक्षाओं ने अनातोलिया के आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके अनुयायियों ने ही मेवलेवी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे घूमते हुए दरवेशों का संप्रदाय भी कहा जाता है। सल्तनत की समृद्धि अचानक ही थम गई। पूरब से एक नई शक्ति, मंगोल साम्राज्य, आगे बढ़ रही थी। कायकुबाद प्रथम की मृत्यु के बाद सिंहासन उनके पुत्र कयाखुसरव द्वितीय को मिला, जो अपने पिता की तुलना में कहीं कम सक्षम शासक था। सन 1243 में कोसे दांग की लड़ाई में सल्तनत की सेना ने बैजू के नेतृत्व में मंगोल सेनाओं का सामना किया। संख्या में अधिक होने के बावजूद विभिन्न दलों, जिनमें फ्रांकी भाड़े के सैनिक भी शामिल थे, से बनी सेल्जुक सेना मंगोलों की रणनीति से हतोत्साहित हो गई और सुल्तान के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। कोसे दाग की हार के घातक परिणाम हुए। सल्तनत का विनाश तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी संप्रभुता खो दी। यह ईरान से शासन करने वाले मंगोल इल्खानों का अधीनस्थ राज्य बन गया और उस पर भारी कर का बोझ डाल दिया गया। कोन्या में सुल्तानों की सत्ता केवल नाम मात्र की रह गई। वास्तविक अधिकार मंगोल शासकों और दरबार के प्रभावशाली वजीरों के हाथों में चला गया। कई क्षेत्रों की आबादी घट गई और अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। इससे तुर्की जनजातियों का एक विशाल पलायन पश्चिमी अनातोलिया की ओर शुरू हो गया, बाइजेंटाइन सीमा की तरफ, मंगोलों से और दूर। यहीं पर बैलिकों ने आकार लेना शुरू किया, भविष्य की लघु रियासतें। जब इल्खानात में आंतरिक समस्याओं के कारण मंगोल नियंत्रण कमजोर होने लगा, तो कोन्या के सुल्तान अब उसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहे। वे मंगोलों द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिनके पास न तो कोई सेना थी और न ही कोई अधिकार। स्थानीय सेनापति और अमीर स्वतंत्रता के आदी हो चुके थे और कोन्या की आज्ञा मानने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। सलजूक वंश के अंतिम सुल्तान मसूद द्वितीय 1308 के आसपास चल बसे। उनके निधन के साथ ही कोन्या सल्तनत का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसकी भूमि अलग अलग तुर्की बेलिकों में बढ़ गई, जिनमें से उत्तर पश्चिमी सीमा पर उस्मान का एक साधारण सा प्रतीत होने वाला बेलिक था, जो विश्व इतिहास को बदलने के लिए नियत था।
श्रवण दे। हे विश्वासी, सदस्य बन, इस अनंत इतिहास की शपथ ले।